Yes, good evening, everyone. Good evening, everyone. Yes, good evening, everyone. तो बेटा आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग जो चैप्टर यहाँ पे कर रहे थे वो था बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस, है ना। एप्लीकेशंस और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर में उसके क्या एप्लीकेशंस है उनको हम लोगों ने पिछले सेशंस में देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे कि हम कि मेडिसिन फील्ड, ठीक है ना, जो मेडिकल फील्ड है उसमें बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये है हमारा आज का टॉपिक। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि भाई ये हमसे रिलेटेड है ना। तो हमसे रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा रिलेवेंट है हम लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस चीज का ध्यान है थोड़ा आपको। कैन यू नेम द डिजीज बाय द सिम्टम्स? देयर इज इंक्रीज थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। कौन सी डिजीज है बेटा ये? शायद आप लोगों ने पिछले क्लासेस में मतलब पहले आप लोग जानते होंगे। डायूरेसिस। ओके, एनीवन एल्स? नहीं, ये पूरा ये जो 3 सिम्टम्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, ये कौन सी डिजीज को सजेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, रुचि बोल रही है कीटोन्यूरिया। बेटा ये तीनों एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ये तीनों आपको जो है ना, तीनों कंप्लेंट्स फीचर्स आपको दिखेंगे। ये कौन सी डिजीज है? मैं इंडिविजुअल उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ देखो इंडिविजुअली तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज रेफर्ड टू एज अ पॉलीडिप्सिया। दिस इज पॉलीडिप्सिया। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया बोला जाता है उसको। देन प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, उसको क्या बोलते हैं? कीटोन्यूरिया। तो ये बताओ मुझे, ये कौन से डिजीज है या कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें ये आपको तीनों सिम्टम्स जो है ना वो देखते हैं? एनीवन? यस बेटा। So you have got polydipsia, you have got polyuria, and you have got ketonuria. कौन सी डिजीज है? वेरी गुड, इट इज नन अदर देन द डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना। दिस इज वेरी गुड, दिस कंप्लीट नेम इज डायबिटीज मेलाइटस होती है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो ये किस वजह से होती है। ऑफन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंसुलिन, है ना। इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, इंसुलिन माल फंक्शनिंग, वो काम नहीं कर पा रहा है किसी किसी वजह से। तो देखते हैं अभी इसके बारे में। Yes, definitely it is the diabetes mellitus. Diabetes mellitus and it has something to do with insulin as well. तो चलिए जरा देखते हैं कि डायबिटीज किस वजह से होता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना डायबिटीज, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस की। कंप्लीट नेम इज डायबिटीज मेलाइटस। आई थिंक सभी को याद होगा ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ये हमारे बॉडी के पेनक्रियाज में से प्रोड्यूस होता है। और इस इंसुलिन का काम क्या होता है? नॉर्मली ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज करता है। अब ये जब ये खुद ही कम हो गया तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल जो ना वो हो जाती है इंक्रीज। द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर इंक्रीज्ड। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ रही है ना बात? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स यहाँ पे हो जाएंगे इंक्रीज। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं, देखो ये जो डायबिटीज मेलाइटस है ना, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। और इसके जो डायबिटीज के क्या क्या मैंने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताए।
पहली चीज होती है पॉलीयूरिया, मतलब इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज्ड यूरिनेशन। फिर होता है पॉलीडिप्सिया, मतलब प्यास भी ज्यादा लगना। देन देयर इज ऑल्सो पॉलीफेजिया, भूख भी ज्यादा लगती है। देयर इज ऑल्सो, यस देयर इज वन मोर फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर, कौन सा है? डिलेड वोंड हीलिंग। अगर कहीं जख्म लग जाते हैं ना तो उसकी हीलिंग जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है, डिलेड वोंड हीलिंग। सर प्लीज थोड़ा लाउड बोलिए, बहुत ही लो वॉइस आती है आपकी। हाँ बेटा, आप लोग बाकी लोगों को, बाकी लोगों को भी वॉइस क्या कम आ रही है? सर मेरा सही है। तो और बताइए, और किसी को बेटा प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैंने जो है ना, मैं 100% पे कर रखा है ये, तो इवन अगर मैं थोड़ा धीरे भी बोलूंगा ना तब भी ये इसमें से बहुत मेरी वॉइस जो है ना तब भी वो सही आनी चाहिए। तो आप देखना, चलो मैं करता हूँ कोशिश इसमें, लेकिन आई थिंक आप अपने डिवाइस को भी पहले एक बार देख लीजिए कि उसका अगर वॉल्यूम वगैरह है ना तो उसको पहले देख लो। अगर लैपटॉप पे यूज कर रहे हो या टैब पे यूज कर रहे हो तो उसको पहले देखो वॉल्यूम आपका वहां से तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे ये टाइप 1 की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों के जो ये डायबिटीज मेलाइटस है ना, इसके फीचर्स है ये। क्या फीचर्स है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया मींस इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीयूरिया मींस इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, मतलब यूरिन आउटपुट ज्यादा होना नॉर्मल के कंपैरिजन में। दिस मींस इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। और उसके अलावा पॉलीफेजिया मींस इंक्रीज हंगर। ऋषि बताइए, आप कुछ सही हुआ आप लोगों का आपका? क्योंकि अब मैंने अपना भी वॉल्यूम बढ़ा दिया है। इंक्रीज्ड हंगर रेफर्स टू पॉलीफेजिया, और डिलेड वोंड हीलिंग भी इसके अंदर होती है। चलो, तो मतलब आपको मेरी वॉइस से ही ज्यादा चाहिए होती है। कोई बात नहीं, तो चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी का। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से क्या मतलब है। तो जरा आप इस वीडियो को देखिए और फिर इसमें हम और आगे डिस्कशन करेंगे। is hyperglycemia. Blood glucose level remains increased. Then what is the problem? ज्यादा ग्लूकोज मीन ज्यादा एनर्जी, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर वो ग्लूकोज शरीर के सेल्स में नहीं एंटर कर पा रहा तो फिर फायदा क्या? When the cells are not able to utilize glucose, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल नुकसानदायक बात होती है। आप जानते हैं कौन सा हार्मोन मदद करता है सेल्स को ग्लूकोज लेने के लिए? इंसुलिन, प्रोटीनिशियस हार्मोन इंसुलिन। इट हेल्प्स द सेल्स टू अपटेक ग्लूकोज। ठीक है, डायबिटीज पेशेंट्स में समस्या क्या है भाई? टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, दो तरह का डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। टाइप 1 में क्या है कि जो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाले सेल्स हैं, कौन बनाता है जी इंसुलिन? याद कीजिए, हमारे शरीर में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है और पेनक्रियास के पास होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद है, पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है, इसके पास अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पी सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स हैं। हम जिक्र कर रहे हैं यहां पे पेनक्रियास के बीटा सेल्स का। सो बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास प्रोड्यूस अ प्रोटीनेशियस हार्मोन कॉल्ड insulin, very important hormone which regulates blood glucose level.
ठीक है जी। टाइप 1 डायबिटीज में पैनक्रियास कैनॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। क्यों? कुछ कमी आ गई बीटा सेल्स, कुछ गड़बड़ है एट द लेवल ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बीटा सेल्स की मेटाबॉलिक मशीनरी खराब हो चुकी है, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे, मतलब इंसुलिन में कमी है। टाइप 2 में क्या होता है कि भाई इंसुलिन की कमी तो नहीं है, बट सेल्स के पास या तो इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स नहीं है, या बहुत कम रिसेप्टर्स हैं, या नॉन रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स कम हैं, रिसेप्टर्स हैं ही नहीं, रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। दैट इज टाइप 2। उसमें इंसुलिन का दोष नहीं है, सेल्स का दोष है। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में पैनक्रियास कैनॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। चलिए जी, इंसुलिन नहीं बन रहा, शरीर ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर रहा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, ग्लूकोज यूरिन में पास आउट होता जा रहा है। पेशेंट को एनर्जी कहां से मिलेगी अगर ग्लूकोज नहीं घुस रहा सेल्स में? शरीर के सेल्स फैट्स और प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। जब फैट्स टूटेंगे तो कीटोन्स बनेंगे, कीटोन्स डिस्टर्ब कर देंगे पूरा मेटाबॉलिज्म शरीर का। पेशेंट के ब्रेथ में भी कीटोन्स की स्मेल होगी। कीटोन्स पता ना, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, कीटोन्स होते हैं ये। ठीक है जी। तो हमें इलाज कैसे करना पड़ेगा पेशेंट को? या तो हमें ऐसी दवाइयां देनी पड़ेंगी, मेटफॉर्मिन आपने सुना होगा, या और तरह की ड्रग्स हैं जो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती हैं कि भाई बनाओ बनाओ और इंसुलिन बनाओ। लेकिन जब ये दवाइयां भी कारगर साबित नहीं होंगी तो पेशेंट को बाहर से इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। हाउ डू वी ट्रीट अ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट? कैसे? सिंपल है। आप कहेंगे सर उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दे दीजिए। तो यानी कि पहली बात यहाँ पे समझ लीजिए कि डायबिटीज मेलाइटस देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। एक है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, एक है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोला जाता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, है ना। और टाइप 2 क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अभी मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये क्या चीज है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, उसमें क्या होता है? द पैनक्रियाज कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल्स। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आई थिंक आप लोग पढ़ चुके हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या हो रहा है? बीटा आइलेट्स जो है ना, जो कि पैनक्रियाज को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। द बीटा आइलेट्स आर डिस्ट्रॉयड। द बीटा आइलेट्स आर डैमेज। जब ये खुद ही डैमेज हो गई तो क्या होगा? इंसुलिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा? वो कम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या है? ये वर्क नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। ये कैसे होता है? कि जो रिसेप्टर, आई थिंक आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनके रिसेप्टर्स होते हैं उनके टारगेट सेल्स में, तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना। देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी इन इंसुलिन रिसेप्टर्स। there's abnormality in insulin receptors. I hope this is clear. अब ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना कि इसको अब कैसे ट्रीट करा जाता है, हमें तो अल्टीमेटली ये देखना है कि भाई ट्रीट कैसे करते हैं हम। ये जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस है ना, इसको तो आप इंसुलिन ही देना पड़ेगा, इंसुलिन इंजेक्शन। अच्छा, इंसुलिन टैबलेट फॉर्म में नहीं दिया जा सकता क्या? यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ इंसुलिन इंजेक्शंस। बताओ। और इसमें आप क्या देते हैं? कुछ, अगर आप लोगों ने
मतलब आई थिंक भाई सभी ने देखा होगा, तो कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट, क्या वो सारे इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं? नहीं। एक्चुअली वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज कर देते हैं। देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? क्यों बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इंसुलिन लाएंगे कहाँ से। अगर हमें इंसुलिन चाहिए तो हमें तो कहीं ना कहीं से, अब दो चीजें हो सकती है, या तो एनिमल से लिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैटल से लिया जाता था पहले जमाने में, या फिर क्या लेते थे, पिग से लेते थे। बट इनका इंसुलिन भी जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और माइक्रोबियल दूसरा है, माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे करेंगे, थ्रू आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। यहां से हमें एक्चुअली हमें यही पढ़ना है, अदरवाइज तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोई है नहीं। मतलब एनिमल से पहले क्या करते थे, ये एनिमल्स को मारा जाता था, ठीक है ना, या जनरली जो फॉर एग्जांपल स्लॉटर किए जाते थे, उनके पेनक्रियास से निकाला जाता था इम्प्योर इंसुलिन, उसको प्योर इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे, उसमें लो यील्ड होता है। और ये क्योंकि ये जो इंसुलिन होता है, दिस इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन। और ये जो है क्या है, ये ह्यूमन इंसुलिन अगर ये डिफरेंट है तो क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस इम्यून रेस्पॉन्सेस, मतलब इसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो कम होती है, क्योंकि भाई डिफरेंट है। अगर सेम होता तो एलर्जीज या वगैरह नहीं होते, यहाँ पे क्योंकि इम्यून रेस्पॉन्सेस और एलर्जीज ये पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसकी, वरना तो ये आसान है, ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, यही चीज मैं बता रहा था, इट में माइट लीड टू सम एलर्जिक रिएक्शंस इन सम पेशेंट्स, और इसमें इंसुलिन यील्ड भी क्या था, वो कम था। तो अब इस चीज को जो है ना, हम थोड़ा इसी को देखना पड़ेगा हमें, ठीक। बात समझ में आ गई आप लोगों को सभी को? ये फॉरेन के तौर पे उसको लेगा तो एलर्जिक रिएक्शंस इससे पैदा हो जाती हैं, तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से इसको तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा कौन सा तरीका है, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि आरडीटी। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट अस सी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। वी कैन प्रोड्यूस इंसुलिन इन बैक्टीरिया सिंस दे आर मोर इन नंबर्स, ठीक है ना। ये क्योंकि नंबर्स इनके क्या है, ज्यादा भाई, माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम बहुत ही लार्ज नंबर्स में पैदा कर सकते हैं ना। तो अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इस इंसुलिन जीन को यहाँ पे इंसर्ट कर दें, किसके अंदर इंसर्ट कर दें, बैक्टीरियम, तो उससे हम लोग ले सकते हैं। आर यू गेटिंग दैट? यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर हम इसके अंदर जीन कोडिंग फॉर इंसुलिन जो है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो यहाँ से हम लोग इंसुलिन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। अब नेचुरली तो प्रोड्यूस करते नहीं है, तो वही बात जो मैंने अभी बताई आप लोगों को कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंसुलिन जीन जो है ना वो इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा।
कैसे? थ्रू रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, है ना, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ये काम करना पड़ेगा। तो जब अब यहाँ पे कर दिया हमने तो क्या बनेगा? अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये जो इंसुलिन होता है ना, ये फंक्शनल फॉर्म में पैदा नहीं होता बल्कि नॉन फंक्शनल फॉर्म में पैदा होता है, और उसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। क्या बोला जाता है उसको? प्रो इंसुलिन फॉर्म। ये किसी काम की होती नहीं है। तो इस वजह से ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि मतलब अगर हम इंसुलिन जीन को, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, ये नॉन फंक्शनल और प्रो इंसुलिन फॉर्म क्या चीज है, वो तो हम अभी देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो यानी कि कुछ ना कुछ अब नया चीज करनी भाई। ये तो हमें थियोरेटिकली तो हमें मालूम है कि भाई हम तो इंसुलिन जीन इंसर्ट करना है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो उससे हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं उससे हम इंसुलिन पैदा कर सकते हैं। बट ये होता है प्रो इंसुलिन, यानी कि ये नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे वो चीज अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा मास्टर टीचर क्या बोलते हैं इसके बारे में कि हम फंक्शनल इंसुलिन कैसे पैदा कर सकते हैं। हम पे कि जो इंसुलिन बन तो गया पर वो काम क्यों नहीं कर रहा, इंसुलिन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। राइट कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं पैनक्रियास के बीटा सेल्स तो उसका कोई मॉडिफिकेशन होता हो किसी तरह का सेल के अंदर ही, कुछ इनएक्टिव इंसुलिन को एक्टिव करने का तरीका हो सेल के पास। ठीक है जी। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दैट इंसुलिन फेल टू प्रोड्यूस द एक्चुअल रिस्पॉन्स, राइट? फंक्शनल इंसुलिन क्यों नहीं बना, देखते हैं जी। हम एक बात समझते हैं यहां पे, ये रहा हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ये सारी कहानी हमारे सामने रख दी है कि कैसे कहां पे लोकेटेड है इंसुलिन वाला जीन। ना ये जो इंसुलिन जीन है बेटा, ये जब एक्सप्रेस होता है तो ए चेन, बी चेन एंड एक पेप्टाइड और बनता है इन दोनों के बीच में, सी पेप्टाइड। इंसुलिन प्रोटीन ही तो है, अमीनो एसिड से ही तो बना होगा, तो समझ लो अमीनो एसिड्स की चेन दिखाई है आपको, ए चेन, बी चेन एंड सी पेप्टाइड। दिस इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्रो इंसुलिन। ये काम नहीं करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसका। क्या मॉडिफिकेशन है? देखो जी, ए चेन बीच में सी पेप्टाइड दिख रहा है और बी चेन दिख रही है, भैया काटना पड़ेगा उस सी पेप्टाइड को। कट गया, देखा आपने? सी पेप्टाइड को काट दिया तो ए चेन और बी चेन अलग हो गए, भैया इनको जोड़ना पड़ेगा आपस में। ये देखिए इधर, ए चेन और बी चेन आपस में किससे जुड़ते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। किन किन लोकेशंस पे हैं बॉन्ड्स, ये आप बेशक मत याद रखिए। तो बना बेटा जी हमारे पास फंक्शनल इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से फंक्शनल इंसुलिन, यूकैरियोटिक सेल्स, यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करें पैनक्रियास के बीटा सेल्स कैसे बनाते हैं, वो ये मैकेनिज्म है कि जो इंसुलिन जीन जब एक्सप्रेस हुआ तो ए चेन, सी पेप्टाइड एंड बी चेन थे, सी पेप्टाइड को काट के ए और बी चेन आपस में जुड़ते हैं, ये मॉडिफिकेशन प्रोसेस होता है, तब जाकर के फंक्शनल इंसुलिन बन पाता है। ये है जी समस्या, राइट? सो जब हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमने अभी समझा था कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ई कोलाई वाला जो है वो प्रो इंसुलिन बना रहा है, और ये प्रो इंसुलिन ऐसे ही अपने आप इंसुलिन नहीं बन पाएगा, कुछ और जुगत लगानी होगी। हाउ कैन वी प्रोड्यूस फंक्शनल इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? हम कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल जी बताते हैं आपको। देखो जी, बेसिक बात होगी दैट देयर हैज टू बी रिमूवल ऑफ द सी पेप्टाइड जीन। जीन के लेवल पे जब आपके पास जीन आ गया था, उसमें ए चेन के लिए कोड करने वाला हिस्सा है, बी चेन के लिए और बीच में सी पेप्टाइड के लिए, तो वो जो सी पेप्टाइड वाला है वो आपको काटना पड़ेगा। ठीक है जी, काट लेंगे जीन को। फिर आप लीजिए एक प्लाज्मिड, फिर एक और प्लाज्मिड लीजिए, ए चेन को एक प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कीजिए, बी चेन को एक और प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक है भाई, हम ये भी कर सकते हैं। चलो ये हमने कर लिया। देखिए आप,
Then introduction of recombinant plasmids into E. coli. Escherichia coli बैक्टीरिया में recombinant plasmids introduce कर दीजिए. इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया. वेरी गुड. ट्रांसफॉर्म हो गए. वो भी हमने पढ़ा था कि कैसे हम चेक करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स बने हैं या नहीं बने. ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई, ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई. इसने बनाया ए चेन, इसने बनाया बी चेन. वेरी गुड. सी पेप्टाइड नहीं बना. गुड. ए चेन बी चेन को जोड़ना पड़ेगा. ए चेन और बी चेन जब जुड़ेंगे तब जाकर के फंक्शनल रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनेगा. ए चेन और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे. दिस इज योर फंक्शनल इंसुलिन. तो बात समझ में आई? मतलब जो इससे बनता है वो क्या बनता है? वो बनते हैं प्रो इंसुलिन, है ना? चलो मैं आप लोगों को आई थिंक पहले डायग्राम के जरिए हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको. ये मान लीजिए कि लेट अस सपोज ये जो है हमारा, ये एक चेन है, पेप्टाइड चेन है, और ये है दूसरी चेन. ठीक. और इन दोनों के बीच में एक और चेन है यहाँ पे. बात समझ में आ रही है? देखो ये है प्रो इंसुलिन फॉर्म, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं. ये मान लीजिए कि ये है ए पेप्टाइड, ये है आपका बी पेप्टाइड, ठीक है ना, या ए चेन बी चेन. ये जो बीच में है ना, ये रेड कलर जो ब्लैक कलर का ये दिख रहा है, ये है सी पेप्टाइड. बात समझ में आ रही? ये कौन सा? ये है प्रो इंसुलिन फॉर्म. अब ये होती है नॉन फंक्शनल है. बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉन फंक्शनल. तो अगर आप जीन को डायरेक्टली करेंगे ना, तो यहां से तो ये बन जाएगा प्रो इंसुलिन, बट ये है नॉन फंक्शनल. बॉडी के अंदर क्या होता है जनरली? बॉडी के अंदर जनरली क्या होता है? ये जो यहाँ पे दो अलग अलग चेन्स है, ठीक है, तो इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं. यहाँ पे देखिए क्या होता है इसमें. ये ए पेप्टाइड और ये है सपोज द बी पेप्टाइड. बात समझ में आ रही है? This is A peptide and this one is the B peptide. एक है ए पेप्टाइड, दूसरा कौन सा है? बी पेप्टाइड. ये तो बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है. बस ये है इंसुलिन आपका. होपफुली दिस इज क्लियर. ये सभी को समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है ना? तो हमें क्या करना है? हमें हमारे काम की कौन सी चीज है? प्रो इंसुलिन या कि इंसुलिन? इंसुलिन हमारे काम की चीज है. तो अगर हम जीन से बनाएंगे तब तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा. तो ये चैलेंज है अपने आप में. क्या था ये चैलेंज? कि ये अलग अलग से ए पेप्टाइड बनाना और बी पेप्टाइड बनाना, और फिर या तो फिर हम कुछ ऐसा कर दें कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएं यहाँ पे बीच में, जो कि इनको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा. यहाँ पे समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना, जो इन दोनों को है. तो अब अपने आप में ये चैलेंज, ठीक है ना? तो अब ये ही था चैलेंज हमारा. तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो इसमें क्या कर सकते हैं. जीन लेंगे विच इज एक्चुअली कोडिंग फॉर द चेन ए, और एक और दूसरा लेंगे जो कोड कर रहा है किसके लिए? चेन बी के लिए. ठीक है ना?
तो कुछ करना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे, तभी तो हमारा रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाता है। वो क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे हम एक्चुअली यहाँ पे। हमने उन जीन्स को जो कि कोड कर रहे हैं फॉर चेन ए एंड चेन बी, उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्लाज्मिड के साथ यानी वेक्टर के साथ आप जोड़ देंगे, तो क्या बनेंगे, सेपरेट ए एंड बी चेन्स प्रोडक्शन और फिर एक्सट्रैक्शन। और फिर जो ए चेन और बी चेन बने ना, क्योंकि सी चेन हमारे काम की नहीं है, उनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ह्यूमन इंसुलिन बनाएंगे इनसे। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ पे तक सभी को समझ में आ रहा है बेटा। वेरी गुड। तो चलिए अब यहीं पे देखते हैं, तो देखते हैं अभी हम ये चीज देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है, ये मैंने बताया ना आपको, इसको हम बोल सकते हैं भाई मैचुरेशन हो रहा है, बोल सकते हैं ना मैचुरेशन, कि जब मैचुरेशन हो रहा है तो ये प्रो इंसुलिन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंसुलिन। ये तो नॉर्मल बॉडी के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपसे लोगों से क्वेश्चन का पूछता हूँ। ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। Read the following statements carefully and select the correct option. Statement first, insulin is produced by alpha cells of the islets of Langerhans. Statement second, during maturation of insulin from proinsulin, C peptide is removed for proper folding. So option A, both first and second are true. Option B, first is true but the second is false. Option C, first is false but second is true. And option D is both first and second are false. Is this clear, students? The correct answer, students, क्या है? This is the option C. देखिए पहला देख लीजिए आप, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स, नहीं होता बेटा अल्फा सेल्स, ये तो बीटा सेल्स से होता है, सो दिस इज फॉल्स। उसके बाद सेकंड, ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड फॉर प्रॉपर फोल्डिंग, दिस वन इज द करेक्ट वन, है ना। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है इंसुलिन बेसिकली इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक्सोक्राइन पार्ट में होता है, देखो अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, डेल्टा होते हैं एंड सो ऑन, ठीक। आई थिंक ये सभी, ये देखो अब आप, ये है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में क्या खास बात है, सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट। मैच्योर इंसुलिन के अंदर क्या है, सी पेप्टाइड तो रिमूव कर दिया गया और इन ए चेन और बी चेन्स के बीच में है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसका काम क्या होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये जो है ना, ये अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स करता है, इंक्रीज करता है, मतलब सेल्स के अंदर ज्यादा जाता है ग्लूकोज। कहाँ से जाएगा, ब्लड से। तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इस वजह से कम हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वरना कोई इसके पास जादू नहीं है, तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे काम करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये आप देख लीजिए। अब ये किया किसने, सबसे पहले ये किया इन 1983 में, किसने, एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है एली लिली। सुना है नाम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नेम है, बट इट इज अ वेरी बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिन्होंने ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड पहली बार
इंसुलिन बनाया, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बोल सकते हैं। जनरली इट कम्स अंडर द नेम ह्यूमुलिन, ठीक है ना, ये है ह्यूमुलिन हमारा। तो ओरली क्यों नहीं ले सकते? Because insulin being a protein or a peptide, it may be digested in the alimentary canal. ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट। होपफुली दिस इज क्लियर। देखिए ये है फंक्शनल इंसुलिन, ये दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स, ये अलग हो जाएगा तो फिर ये काम कर ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से हम यूज कर नहीं सकते उसको। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? तो इस तरह से ये करा गया। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे होते हैं। हम लोग तो एक देखो हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, इंसुलिन के, इंसुलिन को हम कैसा बना सकते हैं। उसके अलावा भी तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइलकीटोनुरिया है, थैलासीमिया। आई थिंक जेनेटिक्स जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने एटलीस्ट नाम तो सुना है ना इनके बारे में। इनको भी हम एक पर्टिकुलर थेरेपी जिसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी के जरिए जो है ना वो सही कर सकते हैं। किनको? ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, आप खुद सोच लो पोटेंशियली, मतलब ऐसा नहीं है अभी कि हमारे पास सारे डिजीज को सही करने का टेक्नोलॉजी हमारे पास है, नहीं, लेकिन भाई थियोरेटिकल बेसिस तो अब हमारे पास है, क्योंकि इसमें तो जेनेटिक डिफेक्ट ही होता है। तो अगर हम उस जीन को सही कर दें और फिर उसको ह्यूमन बींग्स के अंदर इंसर्ट करें तो हो सकता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो जरा थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं इस जीन थेरेपी के जरिए। याद समझ लो कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कम कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। You watch this video and then we will have a further discussion over. How can we permanently cure genetic disorders by fixing the mutation? Let's understand. यहां पे आएगा जी रोल जीन थेरेपी का। जेनेटिक लेवल पे हमें कुछ इलाज करना है, थेरेपी करनी है। सो आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए बस जल्दी से अपने नोट्स में, राइट जी, जल्दी से लिखिए। जीन थेरेपी क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज बाय रिपेयरिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स। बीमारी का इलाज करना है, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज किस प्रकार से? जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उन्हें रिपेयर करके या उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके। अब वो कैसे कर पाएंगे हम? हाउ डू वी ट्रीट द म्यूटेटेड सेल्स? जिन सेल्स में म्यूटेशन हो गया है, जिन सेल्स के डीएनए में म्यूटेशन हो गया है, कैसे करेंगे उनका इलाज? सिंपल, by transferring the functional gene from the healthy cells into the mutated cells. बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में हमने इतना तो सीख लिया, कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटना है, दूसरी जगह पे डाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था हमने, तो बेसिक सिद्धांत तो सेम रहेंगे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द फंक्शनल जीन, जो सही प्रोटीन बना रहा है, हेल्दी सेल्स से हम उस जीन को लेके जो हमारे म्यूटेटेड सेल्स हैं उनमें डाल दीजिए, राइट? चलो देखते हैं जी सिंपल तरीके से क्या बता रहा हूं। जीन थेरेपी, ये रहा जी हमारा एक हेल्दी सेल, सेल के अंदर है जी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, वहां पे हेल्दी सेल में ये रहा हमारा GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट।
अब मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देना है एक म्यूटेटेड सेल में, एक ऐसे सेल में जो कि खराब जीन प्रोडक्ट बना रहा है या नहीं बना रहा या कम बना रहा है, जो भी म्यूटेशन उसमें हुआ है जिसके कारण जो भी नुकसान हुआ है। तो मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक वेक्टर के जरिए, ये बात तो आप जानते हैं, वेक्टर एक व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं, तो हम वायरल वेक्टर्स यूज करते हैं। वायरसेस अटैक करते हैं सेल्स को, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल देते हैं। ठीक है जी। तो वायरल वेक्टर हमने यूज करा, वायरल वेक्टर में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो वो बना जी रिकॉम्बिनेंट वायरल डीएनए। राइट, आप देख रहे हैं, यहां से काट लिया हमने वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, और वायरस से कहा कि भाई अब तू जाकर के इसको जो हमारे टारगेट सेल्स हैं, म्यूटेटेड सेल्स हैं, उन तक पहुंचा दे। वायरस ने कहा भाई ठीक है। राइट, वो रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर म्यूटेटेड सेल्स में जाएगा, उन पे हमला करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल। तो अब मतलब क्या है ये जीन थेरेपी का? अगर हम एक कोई डिफेक्टिव जीन है ना, अगर कोई डिफेक्टिव जीन है उसको हम सही कर दें, उसको करेक्ट कर दें, है ना, उस टेक्निक को हम बोलेंगे जीन थेरेपी। होप दिस इज क्लियर। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। So treatment of a disease by repairing or reconstructing the defective gene is referred to as gene therapy. तो हम कैसे कर सकते हैं उसको ट्रीट? By transferring the deleted gene from the healthy cell into the disease cell. ठीक है ना? हेल्दी सेल से डिजीज सेल के अंदर ही कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे? हेल्दी सेल्स लेंगे जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक वायरल डीएनए की, क्योंकि हमें एनिमल सेल, रिमेंबर ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स ही है, हम कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे? वायरल डीएनए के अंदर। इस वायरल वेक्टर को हम इंजेक्ट करेंगे इनटू द डिजीज सेल। तो क्या बनेगा? दिस डिजीज सेल देन बिकम्स ए हेल्दी सेल बनेगा ना, क्योंकि उसके पास अब जीन आ गया है, वो हेल्दी जीन आ गया ना अब उसके पास, तो अब वो काम कर सकता है। यानी कि ये है बेसिक प्रिंसिपल किसका? जीन थेरेपी। बट इतना आसान नहीं है, अभी हम देखेंगे क्या डिफिकल्टीज है इसमें, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो याद समझ में आ गया ना आपको? देखो, जीन्स को सही करना है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इससे आपका ये भी पता चलेगा कि क्लास 11th वाला पोर्शन जो है ना वो आप लोगों को कितना याद है। सो हियर इज अ क्वेश्चन, which cell type would not be a direct target for gene therapy? Option A, erythrocytes. Option B, muscle fiber. Option C, epithelial cell. And option D is hepatocyte. सोच समझ के बेटा, सोच समझ के। क्लास 11th का याद करो। कोई प्रिंसिपल लगेगा क्या आपको? पता है कि क्या खास बात है? सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। कौन है ये बच्चे? एक है जितिन, एक है अर्पिता कुमारी, तीसरा के मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ उसको, सॉरी, क्योंकि मैं उसका नहीं देख पा रहा हूँ, जतिन, और दूसरा अर्पिता कुमारी। द करेक्ट आंसर इज एरिथ्रोसाइट्स। बेटा कितनी बार एरिथ्रोसाइट्स होते हैं क्या? आरबीसीज होते हैं। क्या आरबीसीज के अंदर कोई जीन प्रेजेंट होता है क्या? होता है कोई जीन? उसके अंदर तो कोई जीन ही नहीं है, कोई डीएनए ही नहीं है बेटा, तो उसमें क्या जीन थेरेपी करोगे आप? बात समझ में आ रही है? जब उसमें कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसमें कोई डीएनए ही नहीं है, तो जीन थेरेपी कैसे करेंगे आप? बाकी सेल्स में तो होता है डीएनए, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। होपफुली दिस इज क्लियर। सबको समझ में आ गया ना कि क्यों? तो चलिए आगे देखते हैं।
एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इस जीन थेरेपी को, और उसको बोलते हैं एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। ये जो एक एंजाइम है एडिनोसिन डीअमाइनेज adenosine deaminase जो ना, this is required for the proper functioning of lymphocytes, both lymphocytes, B lymphocyte भी और T lymphocytes, required for the functioning of। अब एंजाइम भी तो बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटीन ही होता है ना, तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जब ये होगा ही नहीं तो अब प्रॉब्लम हो जाती है कहाँ पे, हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो क्यों बेटा, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? ऋषि, आपके बेटा, मुझे लगता है कि आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, सेटिंग में प्रॉब्लम है, एक बार देख लो, क्योंकि आई थिंक बाकी बच्चों को तो आ रही ना आवाज। तो थोड़ा सा आप अपने डिवाइस को चेक कर लो कि हो सकता है वहां पे कोई प्रॉब्लम हो। तो चलिए देखते हैं कि एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी से क्या मतलब है और किस तरह ये हमारे लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो आप ये वीडियो देखिए और फिर हम इस पे और आगे डिस्कशन करें। सीन लिखिए, स्पेलिंग मत गलत करना। एडिनोसिन, आप कहेंगे भाई ये तो हमने सुना हुआ है, जब हमने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पढ़े थे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एडिनोसिन हमें पता है। डी अमाइनेस, नाम में पीछे एस लगा हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे कि भाई ये कोई एंजाइम का जिक्र हो रहा है। एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डी अमाइनेस, और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ लोगों में। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या होते हैं इसके नुकसान भाई, चलो समझते हैं जी। एडिनोसिन डी अमाइनेस डेफिशिएंसी को हम शॉर्ट में ADA डेफिशिएंसी भी लिख देते हैं। इसमें क्या है, देयर इज डिलीशन ऑफ अ जीन विच कोड्स फॉर ADA। ये रहा जी डीएनए। डीएनए का एक शॉर्ट सेगमेंट को हमने जीन कहा। जो जीन ADA एंजाइम के लिए कोड कर रहा है वो नहीं है, वो मिसिंग है, राइट। और जिन हेल्दी इंडिविजुअल्स में ADA जीन प्रेजेंट है वहां पे ADA एंजाइम बन रहा है। जीन जहां प्रेजेंट है हेल्दी इंडिविजुअल्स में, दैट इज कोडिंग फॉर दिस एंजाइम ADA। ये एंजाइम करता क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। अगर ADA जीन मिसिंग है तो देयर इज नो ADA, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम नहीं बन रहा। सिंपल बात। नाउ देखिए, इस एंजाइम के ना होने से नुकसान क्या हो जाता है। जिन इंडिविजुअल्स में ये एंजाइम नहीं है उनमें लिम्फोसाइट्स जो है उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। लिम्फोसाइट्स क्या है? दे आर अ टाइप ऑफ WBCs, ल्यूकोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। B lymphocytes, T lymphocytes, cell mediated immunity and antibody mediated immunity। lymphocytes जो हैं बेटा जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, राइट। कोई भी पैथोजन जब शरीर में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ता है। अगर किसी कारण से, किसी वजह से शरीर में लिम्फोसाइट्स का नंबर डाउन हुआ तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी, राइट। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो किसी भी तरह का पैथोजन हमारे शरीर पे हमला करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। यही होता है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी में। सुनिए गौर से। नाउ देयर इज डिलीशन ऑफ द जीन विच कोड्स फॉर ADA। तो क्या हो जाता है? डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ब्लड। लिम्फोसाइट्स का नंबर कम होने लगता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम पूरे का पूरा प्रभावित हुआ। नाउ ये एंजाइम करता क्या है और इसका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है लिम्फोसाइट से? सुनिए,
डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आप जानते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए टूटता भी है शरीर में, सेल्स का वियर एंड टियर भी तो हो रहा है। हर सेल कोई सारी उम्र थोड़ी जिंदा रहेगा, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। उसके बाद सेल का डिग्रेडेशन हुआ, सेल टूट फूट गया, सारे बायोमोलिक्यूल्स टूटे। डीएनए के टूटने से डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है। किससे बनता है? डीएनए के टूटने से डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है। जब एडीए एंजाइम प्रेजेंट है, एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम, ये एडिनोसिन को कन्वर्ट करता है डीऑक्सी इनोसिन में, INO। ध्यान दीजिए, एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम, डीएनए के टूटने से बनने वाला एक प्रोडक्ट डीऑक्सी एडिनोसिन को एक प्रोडक्ट में बदलता है फर्दर आगे, दैट इज डीऑक्सी इनोसिन। और ये लिम्फोसाइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये नॉन टॉक्सिक है। ये कहेगा कि लिम्फोसाइट्स मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन अगर एंजाइम नहीं है, एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम नहीं है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है डीऑक्सी इनोसिन में, वो एज इट इज बना हुआ है डीऑक्सी एडिन। ये तो बहुत भाई जहरीला है, ये तो बड़ा टॉक्सिक है, ये तो बड़ा डेंजरस है। ये कहेगा लिम्फोसाइट्स मैं तुम्हें मार डालूंगा, राइट? तो लिम्फोसाइट्स हो गए डेड। लिम्फोसाइट्स डेड हुए, इम्यूनिटी हुई कमजोर, हर तरह की बीमारी लग जाएगी इनसे। पे कैसे कर सकते हैं हम एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी, एक पर्टिकुलर एंजाइम की, ठीक है ना? तो देखो, जब ये जीन विच इज कोडिंग फॉर दिस एडीए एंजाइम अगर वो मिसिंग होगा या डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा? उससे बनेगा ही नहीं एडीए एंजाइम जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है ना? क्या होता है एक्चुअली, एक सबस्ट्रेट होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। एडीए डेफिशिएंट क्या करता है, नॉर्मली उसको डीऑक्सी इनोसिन में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये है आपकी नॉर्मल लिम्फोसाइट, मतलब ये नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाता है, ठीक। अगर ये एडीए नहीं होता है तो ये क्या बनता है, एक और सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन। तो इट लीड्स टू द डेथ ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स। तो यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना? मतलब हमें क्या चाहिए बेसिकली, कोई ऐसा चीज जो कि हमारी इस एंजाइम यानी कि एडीए एडिनोसिन डीअमाइनेज को बना सके। बात समझ में आ रही है? तो पहले देखते हैं कि पहले किस तरह से ट्रीट करते थे इस ए डेफिशिएंसी को। यहां तक सभी का क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या है? तो मतलब वही एडिनोसिन डीअमाइनेज जो एक एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी है। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसके रेस्पेक्ट में, हम लोग क्या चीज कर सकते हैं जिससे कि हमारे कुछ तो फायदा हो। अब ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पे और आगे डिस्कशन करते हैं। क्या करते थे? दो तरीके हैं, ERT एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दो तरीके, कन्वेंशनल मेथड्स। जो एंजाइम एब्सेंट है वो एंजाइम बाहर से डाल दो, सिंपल। बाहर से एंजाइम डाल दो, पर एक बार तो नहीं, हो तो बार बार डालना पड़ेगा, है ना? वो लिमिटेशन है उस टेक्निक की। तो एंजाइम रिप्लेस कर दिया हमने, एंजाइम डाल दिया बाहर से। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, वो भी अभी मैं टेक्निक बताता हूं, क्या नुकसान है क्या फायदे हैं। चलो, ERT हेडिंग दे लीजिए, ERT यानी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करा हमने, हमारे पास फंक्शनल एंजाइम अवेलेबल है लेबोरेटरी में, फंक्शनल एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम लिया, इंजेक्शन में सिरिंज में हमने भरा और आप देख रहे हैं कि पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम पहुंच गया, वो डीऑक्सी एडिनोसिन को कन्वर्ट कर देगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा लिम्फोसाइट्स को। लेकिन इस टेक्निक की लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस। एक ही इंजेक्शन दे देने से तो उम्र भर काम नहीं चल जाएगा, है ना? वो एंजाइम जो अंदर पहुंचे शरीर में, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा।
कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी चाहिए, पेशेंट कुछ एलर्जिक भी हो सकते हैं उस सिचुएशन के लिए, किसी तरह का एडवर्स रिएक्शन आ सकता है, और ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, बहुत सारा पैसा खर्च होगा इसमें, और ये पूरी तरह से कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाएगा एडीए डेफिशिएंसी को, कुछ हद तक राहत पहुंचा देगा, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो एक और तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बीएमटी। बोन मैरो याद है आपको क्या होता है? बोन्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, लॉन्ग बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने बताया था कि बोन का ट्रांसफर सेक्शन काटें तो सबसे बाहर पेरीओस्टियम होता है, उसके बाद बोन का मैट्रिक्स होता है, फिर एंड ऑस्टियम है, फिर बोन की कैविटी के अंदर एक हेमोपोएटिक टिश्यू, बोन की कैविटी के अंदर एक हेमोपोएटिक टिश्यू होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। हेमोपोएटिक से मतलब क्या है? हेमो इज रेफरिंग टू ब्लड। हेमोपोएटिक टिश्यू जो है इट फॉर्म्स ब्लड सेल्स एंड द ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स यहां पे बनते हैं। तो अगर किसी इंसान में डिफेक्टिव सेल्स हैं बोन मैरो में, तो उसकी जगह अच्छा वाला बोन मैरो डाल दो, वो अच्छे सेल्स बनाता रहेगा। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। सुनिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट of a patient's defective bone marrow stem cells with healthy ones। बोन मैरो के जो हेमोपोएटिक सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स हैं एक तरह के, जो अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज, प्लेटलेट्स, यहां से सब कुछ बनता है। तो अगर वो डिफेक्टिव है तो उसकी जगह हेल्दी वाला डाल दो बोन मैरो। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें डोनर चाहिए होगा एक, जिसके पास वो हेल्दी स्टेम सेल्स हैं और जो डोनेट करने का इच्छुक है। उसकी बोन में से बोन मैरो का स्मॉल अमाउंट निकाल के रेसिपिएंट के शरीर में डालना होगा। राइट? कौन सी बोन लेते हैं आप देख पा रहे हैं यहां पे? कैन यू गेस? ये जो थाई रीजन में से बोन हमने हाईलाइट करी है, ये कौन सी बोन है? ऑप्शंस दूं? इज इट ह्यूमरस? इज इट रेडियस? इज इट अल्ना? इज इट टिबिया? इज इट फिब्यूला? इज इट फीमर? थाई रीजन कौन सी बोन? यस, यू गॉट इट राइट। हमने यहां पे ली है भाई फीमर बोन, दिखाई है आपको। ठीक है जी, थाई रीजन की फीमर बोन में से बोन मैरो निकाला और वो बोन मैरो हमने रेसिपिएंट के शरीर में डाल दिया। भाई इतना आसान नहीं है प्रोसीजर जैसे आपको दिख रहा है। इस टेक्निक की लिमिटेशंस, नंबर 1, लैक ऑफ सूटेबल डोनर्स। डोनर्स मिलना इतना आसान नहीं है ना? हमें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी, कई तरह के सेलुलर मार्कर्स हैं जो हमें मैच करने पड़ते हैं। डिफिकल्टीज हैं ट्रांसप्लांटेशन के साथ भी, राइट? एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, यहां भी पैसा खर्च होगा बहुत सारा, एंड अगेन इट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीटली क्योर दिस प्रॉब्लम। ये एडीए डेफिशिएंसी पूरी तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी क्योर नहीं होगी। एम क्या है कि जो एडीए डेफिशिएंसी है उसको किसी तरह से खत्म किया जाए। क्या, पहले तो हम देखते हैं कि तरीके क्या है, हमारे पास क्या है। सबसे पहला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या करते हैं हम, जो पेशेंट के सेल्स है ना, उनके अंदर या पेशेंट के अंदर हम डायरेक्टली ये फंक्शनल एडीए एंजाइम जो है ना वो इंजेक्ट कर देंगे। डायरेक्टली कर दिया, पहले बाहर बना लिया और उसके बाद डायरेक्टली इंजेक्ट कर। अब जब अगर आप ऐसा करोगे तो आपको तो भाई बार बार इंजेक्शन देना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन के केस में, ठीक है ना। तो अगर इंजेक्शन देखोगे तो भाई मॉनिटर भी करना पड़ेगा आपको, कि देखना पड़ेगा कि भाई जैसे अगर किसी को शुगर होता है उसको क्या करना पड़ता है, बार बार टेस्ट करना पड़ता है भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कहाँ तक पहुंची, क्या पहुंचे, तो वो मॉनिटर करना पड़ेगा। और ये काफी ज्यादा क्या होगा, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा, और जाहिर सी बात है कंप्लीटली तो ट्रीट हुआ नहीं। ना दूसरे क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसमें क्या करते हैं हम, कि जो पेशेंट के डिफेक्टिव बोन मैरो सेल्स है ना, देखो बोन मैरो से ही बनते हैं लिम्फोसाइट्स, उसकी जगह कुछ हेल्दी सेल्स को हम लगा दें, ठीक है ना, किसी और डोनर से फॉर एग्जांपल लेंगे तो वो चीज भी हो सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है, फिर हर बार कौन देगा अपना बोन मैरो? भाई बोन मैरो कहाँ से मिलेगा? बोन से
एक बार तो चलो रिश्तेदार दे भी देगा, कोई रिलेटिव अगर होता है तो दे भी देगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो अब इस ट्रांसप्लांटेशन में भी डिफिकल्टी होती है, इसमें भी रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ये भी काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और ये कंप्लीटली क्योर नहीं करेगा। दे दे के बात वही होगी जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ी टाइम के लिए हम लोग कर सकते हैं कि भाई इस चीज को कंट्रोल कर दिया जाए, तो लेकिन हमें तो कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए ना, ठीक है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट हमें यही जीन थेरेपी जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। जरा देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। आप ये वीडियो देखिए तो देखते हैं कि परमानेंटली हम इस एडीए डेफिशिएंसी को कैसे क्योर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर यहाँ पे और डिस्कशन करेंगे। थेरेपी या सादी भाषा में सोमेटिक जीन थेरेपी, एंड सेकेंड इज जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स में तो आप अंतर समझते हैं ना। जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया, वो जर्मिनल सेल्स हैं। बाकी शरीर के जितने भी सेल्स हैं सभी सोमेटिक सेल्स हैं। यहां पे मैं जिक्र करने जा रहा हूं सोमेटिक जीन थेरेपी का। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के शरीर से हमने लिम्फोसाइट्स निकाले, पेशेंट के शरीर से लिम्फोसाइट्स निकाल लिए। चलिए जी, फिर हमने क्या करा, ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, हमने प्रेपरेशन ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर कंटेनिंग एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। समझिए, हमने क्या करना है कि ये जो सेल्स है ना, इनके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करना है मनचाहा डीएनए, राइट, जो कि हेल्दी प्रोडक्ट बना पाए। तो वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वायरल वेक्टर हमने यूज करा। अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो फिर हमें डीएनए कैसे बनाना है ये आप जानते हैं, राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सो प्रिपरेशन ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर कंटेनिंग एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। उसके बाद हमने वो जो मॉडिफाई हो गए हैं लिम्फोसाइट्स, जिन लिम्फोसाइट्स में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है अच्छा वाला डीएनए जो कि प्रोडक्ट सही बना लेगा, अब हमें चाहिए कि भाई लैब में इनको कल्चर कर दो, मल्टीप्लाई होने का समय दो। तो मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इन द बॉडी, इन द लेबोरेटरी। द मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इन द लेबोरेटरी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें वापस पेशेंट के शरीर में डाल देंगे। लिमिटेशंस क्या हैं इस टेक्निक की? लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ सच मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स, उन मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन लिमिटेड है। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच लिम्फोसाइट्स इज रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट। तो पीरियोडिकली डॉक्टर डिसाइड करेगा कि भाई कितने समय बाद फिर से दोबारा आना है, ये टेक्निक फिर दोबारा करनी पड़ेगी। खर्चा भी आएगा, परेशानी भी है, और ये कोई लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन भी नहीं रहा। ये थी जी सोमेटिक जीन थेरेपी। सेकेंड ऑप्शन, जर्म लाइन जीन थेरेपी। शुरुआत में ही, इनिशियल स्टेजेस में ही हम ऐसा कर दें तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा जी? उसमें हमें जो एडीए जीन है, एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम को कोड करने वाला जीन जो है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड वाया द वायरल वेक्टर इनटू, या तो फर्टिलाइज्ड एग में कर दीजिए जी, मतलब जाइगोट में कर दीजिए, या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कर दीजिए, है ना। जिस जाइगोट से आगे वाला इंडिविजुअल जो बनने वाला है और हमें पता है कि उस इंडिविजुअल में, उस पेशेंट में ये समस्या आएगी आगे जाके भविष्य में, है ना, क्योंकि जिन पेरेंट्स के गैमीट से वो बना है, अगर उनमें ये एंजाइम डेफिशिएंसी है तो ये आगे इनहेरिट होगी। तो वहीं पे रोक दिया जाए, उस चीज को वहीं पे सुधार कर दिया जाए। तो जाइगोट जब बना, हमने उसमें सही वाला जीन डाल दिया। जाइगोट स्टेज में नहीं डाला तो अर्ली ब्लास्टोसिस स्टेज में डाल दिया। अब इससे बनने वाले फिर आगे जो सेल्स होंगे वो वही सही वाला जीन, अच्छा वाला जीन इनहेरिट करेंगे। तो इसको हम कह देते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी, राइट। इसके एडवांटेजेस, फायदे क्या हैं इसके, सुनिए। एम्ब्रियोनिक सेल्स
give rise to hematopoietic cells which produce lymphocytes. अब देखो, जाइगोट तो एक सिंगल सेल है, इसमें कोई अलग से जर्मिनल सेल, सोमेटिक सेल्स अभी नहीं कुछ भी डिफरेंशिएट हुआ। जाइगोट आगे जाके बना देगा मॉर्यूला, मॉर्यूला बना देगा आगे जाके ब्लास्टुला, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं। अब इन्हीं स्टेजेस में आके सोमेटिक सेल्स, जर्मिनल सेल्स अलग होने लगते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन आपने पढ़ा है, टेस्टिस कैसे बनेंगे, ओवरीज कैसे बनेंगे। तो शुरुआत की इनिशियल स्टेजेस में ही जर्मिनल सेल्स अपने आप को अलग कर लेते हैं सोमेटिक सेल्स से। तो दो तरह के सेल्स बन गए ना शरीर में, सोमेटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स, राइट। सोमेटिक सेल्स जो हैं, इन्होंने आगे जाकर के शुरुआत के जो सोमेटिक सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स जिसे हमने कह दिया, यहीं से ब्लड सेल्स बनाने वाले हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स भी अलग हो जाएंगे और वहीं से लिम्फोसाइट्स बनने हैं विदाउट जेनेटिक डिफेक्ट। अब उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने जाइगोट वाली स्टेज में ही सुधार कर दिया था, और ये थ्रू आउट दी ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन ये अच्छे वाले लिम्फोसाइट्स बनाते रहेंगे। तो हमने एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम डेफिशिएंसी के लिए एक तरह से एक परमानेंट क्योर ढूंढ लिया। कैसे? जर्म लाइन जीन थेरेपी से। सभी को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जर्म लाइन जीन थेरेपी को यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि इसमें यही हम करते हैं कि जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, तो उसी वक्त ट्रांसफर करे जाते हैं ये जीन्स जो है उनके अंदर। जैसे मान लो कि जाइगोट के अंदर आपने कर दिया, या अर्ली स्टेज में 2-3 सेल्स होते हैं जैसे, या इवन गैमेट्स के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो फ्यूचर जनरेशन भी इनहेरिट कर सकते हैं ना। सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द सेल्स। अगर आपने अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूज कर लिया तो बस हो गई क्योर, ये परमानेंट क्योर है। उसके बाद अगर आप करोगे ना, तो वो तो सिर्फ टारगेट सेल्स को ही कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। तो ये परमानेंट क्योर नहीं है। दिस कैन बी अ परमानेंट क्योर। होपफुली दैट इज क्लियर। This can be a permanent cure. I hope this is clear. Is this clear to everyone? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, did you know क्या 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी जिसको फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी टू ट्रीट एडीए डेफिशिएंसी। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो है ना नीट में पूछा गया है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो 4 साल की, तो अब वो एक हेल्थी और प्रोडक्टिव लाइफ जी रही है बच्ची, ठीक है ना। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो और क्या चीजें जानिए कि इस वक्त जो है ना 30 डिफरेंट टाइप्स के रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स जो है उनको ग्लोबली यूज किया, मतलब वर्ल्ड ओवर। आउट ऑफ दैट इंडिया में 12 यूज होते हैं। कौन कौन सा यूज होता है? ह्यूमन इंसुलिन, पता ही है आपको किस लिए यूज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किस लिए करते हैं? क्लॉट बस्टर के तौर पे, अगर कहीं पे क्लॉट बन गया बॉडी के अंदर तो उसको बस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट वन इज एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन तो आई थिंक पता ही आपको, ये एनीमिया के केस में दी गई। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करेंगे ना यूज। ह्यूमन इंटरल्यूकिन्स, आई होप सभी को याद होगा इंटरल्यूकिन्स, हम लोग उधर इम्यूनिटी में पढ़ चुके हैं। देन ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग फैक्टर, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, तो उनका। देन ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसको भी मतलब उनकी फॉर्मेशन ज्यादा हो। अल्फा इंटरफेरॉन्स, अगेन इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। गामा इंटरफेरॉन्स यूज कर सकते हो। क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसको यूज किया जा सकता है। एंड देन डेफिनेटली द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH, इसको भी यूज किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर।
अब यहाँ पे थोड़े से मैं कुछ एग्जांपल बता दूं। देखो पहले क्या है, एरिथ्रोपोइटिन किस लिए काम आता है, एनीमिया के लिए। फैक्टर 8 अभी बात कर रहे थे, हीमोफीलिया के केस में यूज कर सकते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनफर्टिलिटी में याद करो, कर सकते हैं यूज। ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कैंसर के केस में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, द केस ऑफ कैंसर्स। देन वी हैव इंसुलिन, वी नो दैट कि कहाँ पे यूज करेंगे इनको, डायबिटीज के केस में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, डायबिटीज के केस में। इंटरफेरॉन अल्फा ल्यूकेमिया और दूसरे कैंसर्स, इंटरफेरॉन गामा कैंसर, उसके अलावा रिमेटॉइड आर्थराइटिस। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट आप रुक जाइएगा। तो उसके बाद क्या है, और कौन सा यूज कर सकते हैं हम, इंटरल्यूकिन्स किसके केस में, कैंसर या इम्यून सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होंगे उनमें। सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ डिसऑर्डर्स अगर होता है कोई। देन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये हम हार्ट अटैक के केस में यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस प्रोडक्ट्स जो कि रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स है बेसिकली, उनको हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर, यहाँ तक सभी का ये है। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इसी बेसिस पे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है पहला क्वेश्चन, द जेनेटिक डिफेक्ट एडीए डेफिशिएंसी कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ऑप्शन ए, injecting functional ADA directly into the patient. Option B, transplanting bone marrow from a suitable donor. Option C, introduction of the functional genes producing ADA into the patient cells at early embryonic stage. And option D is both A and B. बताइए। The correct answer is very good. Most of you have answered it correctly. It is option C, introduction of functional genes that produce ADA into the patient cells at early embryonic stage, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये है मेथड ऑफ चॉइस। अब देख लो यहाँ पे एक डिसऑर्डर होता है ना, ये इसको बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, शायद याद हो आप लोगों को। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द जीन दैट इज कोडिंग फॉर दिस एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज। तो इनमें क्योंकि क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर सकते अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस। बात समझ में आ रही है। तो कैसे कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जब एक कोई मैचिंग बोन मैरो मिल जाएगा तब करेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें जो फंक्शनल एडीए एंजाइम है उसको इंजेक्ट करा जाता है इनटू बॉडी। या फिर परमानेंट क्योर कर कैसे कर सकते हैं, बाय जीन थेरेपी। खासकर ये वाला जो है, the gene producing ADA isolated from the donor's bone marrow cells is introduced into the cells at early embryonic stage, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, इसको लिम्फोसाइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और फिर वो पेशेंट्स के अंदर दोबारा से ले जाना पड़ेगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कंप्लीटली क्योर नहीं होगा। ये जो तीसरा है ना, ये
दिस विल गिव अ परमानेंट क्योर, कि अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज या उनके जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर ही हम इंजेक्ट कर दें, वो ज़्यादा तरीका अच्छा है। बात समझ में आ गई? कोई किसी को दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी कहीं पे भी, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल आप विदाउट एनी हेजिटेशन के पूछ सकते हो आप लोग। डाउट बताओ कोई। सभी को समझ में आ रहा है ना क्या करा जाता है इसके अंदर? तो चलिए बढ़िया है फिर ये तो, क्यों? तो ये जीन थेरेपी, अब खुद सोचो आप कि भाई इतने सारे बच्चे जो होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड होते हैं, है बात कि नहीं? होते हैं ना, बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस है। बल्कि मतलब अगर आप जो देखोगे ना कि जो एडवांस्ड कंट्रीज है ना वहाँ पे तो एक्चुअली जेनेटिक काउंसलिंग होती है, शादी से पहले ही करते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग भी होती है अगर किसी में देखा जाता है कि भाई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उनमें मतलब दे गो फॉर काउंसलिंग एज वेल। ठीक, तो अब पोटेंशियली देखिए इतने सारे जेनेटिक डिजीजेस है, आप लोगों ने खुद भी पढ़ा है बहुत सारे के बारे में, तो आप लोग भी ऑलरेडी जानते हो। तो अगर हम किसी तरह से उनका क्योर ये पूरी तरह से निकाल लें, है ना, कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप खुद मतलब आप शायद इस एज पे आप लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप थोड़ा से बड़े होंगे तो आपको खुद दिखेगा ये जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक तो पहली बात मतलब उनकी लाइफ पहले ही खराब हो जाती है बात कि नहीं? जब किसी न किसी तरह से तो वो डिपेंडेंट होते हैं, और जो पेरेंट्स के होते हैं तो उनके लिए भी तो प्रॉब्लम है ना कि भाई ऐसे बच्चों को सरवाइव करना, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं पाते, वो पूरी तरह से तो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे। तो वो भी बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ऐसी चीज़। तभी तो अगर आप लोगों को याद होगा कि जो एमनियोसेंटेसिस वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था उसमें कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है बच्चे में तो पेरेंट्स दे कैन गो फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। याद आया कुछ? एमटीपी याद है ना? तो 12 वीक्स जो फर्स्ट ये पर्टिकुलरली करा जाता है, तो वो इस वजह से। तो क्योंकि ये सिनेरियो ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एक फैमिली के लिए भी है ये डिफिकल्ट, बच्चे के लिए तो डिफिकल्ट है ही, इवन फॉर अ सोसाइटी ये एक बहुत बड़ी बर्डन हो, एक तरह से समझ लीजिए कि ये हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए समरी लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। हमने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि फंक्शनल इंसुलिन कैसे बना सकते हैं हम, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी के बारे में। फिर देखा कि जीन थेरेपी कम कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एडीए डेफिशिएंसी। इज़न्ट दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा ये आज का जीन थेरेपी वाला सेशन भी कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा वो यहाँ पे देखेंगे कि जो डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस उसमें हमें ये बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, ये टॉपिक रहेगा हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़ा सा काम कीजिएगा आप लोग, जरा देख लो कि इस प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं, है ना? होपफुली देख रहे हो ना, सब लोग पढ़ रहे हो ना बायोटेक्नोलॉजी को साथ साथ। जितना जल्दी से पढ़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड होगा। अभी फ्रेश है, अभी पढ़ी हुई है, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर है। कोई अगर प्रॉब्लम उसमें आती है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे उस उन क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हो। होपफुली दैट इज ऑल क्लियर। ठीक है, सो कीप लर्निंग, ख्याल रखिए अपना भी और अपनी साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी। और खासकर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे खास ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को जरूर देखिए। मैं चाहता हूं कि जो क्लास 12th वाला हो ना वो पोर्शन वो आपका इतना अच्छी तरह से प्रिपेयर हो कि आपको जो है आप इजीली उसको खुद भी रिवाइज कर सकते हो। वैसे तो हम लोग रिवीजन क्लासेस लेंगे इसके बाद, जब हम